नमस्कार, मैं संजय सनम आपके साथ। आज जैसा कि आपको मालूम है कि चुनावी दिन था। जिस तरह से चुनाव की खबरें आ रही थी, मिलने आ रहे थे, जिस तरह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिणाम थे। विशेषकर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुकून का था और बिल्कुल भगवा लहर वहां पर आ गई। और मैंने कहा था उस वक्त कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का राष्ट्रीय सियासत पर बहुत असर पड़ेगा। और आज हम इसी पर बात करेंगे। यद्यपि पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत सुखद खबर है, कांग्रेस के लिए मणिपुर और गोवा भी काफी सुखद खबर है। मणिपुर और गोवा में अभी भी अ, ये तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन एक उस रूप में जाना कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से आज का दिन सांत्वना पुरस्कार के रूप में तो है। पंजाब उनको मिल गया और उत्तर प्रदेश में पहले भी वो कुछ खास नहीं थे। मणिपुर और गोवा में उनको एक बराबर की टक्कर में आकर के, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से आगे के नंबर उनको मिल गए। उत्तराखंड उनके हाथ से निकल गया। तो कांग्रेस के लिए कोई खास दुखद नहीं है खबर। खबर दुखद है तो समाजवादी पार्टी के लिए है, खबर दुखद है तो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए है, और उन तमाम विपक्षी दलों के लिए है जिन्होंने नोटबंदी को एकदम मुंह में जैसे पानी भर भर के कोसा था। खबर दुखद है आपके लिए। आपके लिए दुखद इसलिए है क्योंकि सपने बहुत बड़े देख लिए थे। 100 सीट का सपना देख लिया था, पंजाब में सरकार बनाने का सपना देख लिया था, गुजरात जाने की बातें होने लग गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ करके अगर 22 सीटें भी अगर पाई है तो ये अचीवमेंट कोई कम नहीं है। आज मुख्य विपक्ष की भूमिका में वो है, तो ये अचीवमेंट है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपने आप को प्रचारित किया, जिस तरह से अपने आप को ये बताया कि अब हमने पंजाब फतेह कर ली है और अब हम गुजरात जा रहे हैं, तो ये जो बड़बोलापन, ये दुखद है। ये अति हो गई थी। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन निश्चित रूप से एक यादगार दिन है। यादगार दिन इसलिए है कि उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड नहीं जीता। उनकी इस जीत ने उनकी कई समस्याओं का समाधान लगभग कर दिया। और इस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा कि राष्ट्रीय परिवेश में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत क्या मायने रखती है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में करीब 325 और उत्तराखंड में 57, मतलब 381-82 के बीच में जो इनकी जोड़ आ रही है। ये जो गणित है, ये जो संख्या है, इस संख्या ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत देती है। बहुत बड़ी ताकत इस हिसाब से, आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जुलाई में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने मनपसंद के व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुन सकती है। उसके पास इतने नंबर आ गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा ही नहीं होती। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा यानी विधायकों के वोट का भी महत्व होता है, उनकी संख्या का बल भी होता है। तो अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संख्या भारतीय जनता पार्टी के जब खाते में आई है, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव वो अपने इच्छित व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की भूमिका में आ गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत
बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी बात, लोकसभा में मोदी जी के पास बहुमत था, लेकिन कई बिल, कई चीजें राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं होने की वजह से पड़ी रहती थी, और कई क्षेत्रीय दलों ने एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रखी थी। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी की ब्लैकमेलिंग और भाजपा के साथ भी की। वो ब्लैकमेलिंग इस रूप में थी कि उनके बिल जिस रूप में सरकार चाहती थी उस रूप में पास नहीं हो पा रहे थे, और अभी भी हो सकता है बहुत कुछ काम सरकार का जो योजनाओं के रूप में सरकार लाना चाहती है वो अभी भी अटका हुआ पड़ा है। इस प्रचंड जीत से भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में करीब 10 सांसदों की ताकत का इजाफा हो रहा है, और ये 10 सांसदों की ताकत राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने से बहुत कुछ समस्या का निदान जो राज्यसभा के हिसाब से है वो हो जाएगा, और सरकार अब बहुत अधिक स्मूथली, बहुत अधिक अपने हिसाब से जो वो काम करना चाहती है उसमें काफी हद तक वो कामयाब होगी। ये जीत अंक गणित के हिसाब से मोदी जी की सरकार में राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा में जो बिल अटके हुए हैं उनमें बहुत सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। इसलिए ये जीत सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि केंद्र की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। ये मील का पत्थर बन गई है। अब दूसरी बात, केंद्र की राजनीति पर प्रभाव। देखिए, माहौल का प्रभाव पड़ता है, माहौल को देख करके माहौल बदलता है। जीत का जो माहौल बना है उस माहौल का प्रभाव, चूंकि कहा जा रहा है कि गुजरात में, राजस्थान में सरकारें बदल सकती है, ये कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि गुजरात में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो एक ये जो जीत का माहौल बना है वो माहौल बहुत कुछ हद तक उस खराब माहौल को ढकने की एक साइकोलॉजिकली, एक मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव होता है वो ये प्रभाव बना सकता है। दूसरी बात, विपक्षी खेमा बहुत मायूस है। जब से मोदी जी की इस तरह की जीत हुई है, माया जी का जिस तरह से बयान आया है और नोटबंदी की खिलाफत करने वाले नेता जिस तरह से खामोश हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि विपक्ष की जुगलबंदी जो एक तरह से होती थी अभी खामोश हो गई है। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर वे सब एक नहीं हुए तो मोदी जी को रोकना मुश्किल ही नहीं, बल्कि रोका ही नहीं जा सकेगा। ये उनके मन में बात आने लगी है। खबर यह भी है कि जब तक एग्जिट पोल चल रहे थे और जब तक ये दिखाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष और एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती, समाजवादी पार्टी भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती, तो जो दूसरे विपक्षी दल हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो और प्रदेश से हो, उन लोगों ने अखिलेश और मायावती को यह समझाने की पूरी कोशिश की है कि येन कैन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा और आप लोगों को साथ में जुड़ना होगा, मिलना होगा।
लेकिन जैसे ही आज वास्तविक रिजल्ट आने शुरू हो गए, तब से उन लोगों में एक तरह से खामोशी छा गई है। अब मोदी विपक्ष की राजनीति के लिए एक फोबिया हो गया है। ये नाम फोबिया हो गया है, एक डर हो गया है। इन लोगों के मन में एक ये भय पैदा हो गया है कि अगर मोदी जी इस तरह से चुनावी रैलियां करते रहे, इस तरह से इतनी सक्रियता से एक के बाद एक रैली करते रहे, तो वो चुनावी आंकलनों को, चुनावी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए वो उसे अपने पक्ष में ले जाने की काबिलियत रखते हैं। और ये सच है, हिंदुस्तान की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में इस तरह का कोई राजनेता नहीं है। कुशल वक्ता होना एक बात है, कुशल वक्ता के साथ वो एनर्जेटिक होना, उस सक्रियता के साथ एक के बाद एक मंचों पर अपनी भूमिका अदा करना, और इस तरह से उसका सिद्ध हस्त होना कि विपक्ष ने जो कहा है उसका सही वक्त पर सही जवाब, नपे तुले शब्दों में। वो खासियत नरेंद्र भाई मोदी जी में जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़ दें, मैं कह रहा हूं कि सारे दलों को मिला लीजिए, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ऐसी सक्रियता, ऐसी सक्षमता, ऐसी योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रीय राजनीति में इस जीत के बहुत सारे प्रभाव हैं। ये विपक्ष को लामबंद करने के लिए मजबूर करेगी, और ये ऐसी मजबूरी होगी विपक्ष की कि जो दल एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वे दल, मतलब परस्पर दुश्मन दल, भी एक साथ एक खेमे में आने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जैसे बंगाल में सीपीएम और टीएमसी, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके, ये लोग एक साथ आने के लिए मजबूर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा। तो मोदी जी के इस व्यक्तित्व ने हिंदुस्तान की राजनीति के विपक्ष को एकता के सूत्र में बंधने के लिए मजबूर कर दिया है। तो एक बात तो माननी होगी कि जो व्यक्ति अपने विपक्ष को एक कर सकता है, वो व्यक्ति क्या देश के 125-130 करोड़ व्यक्तियों को एक नहीं कर सकता। इस जीत में सबसे खास वजह यह है, इस जीत में जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, यह जीत इस हद तक, इस ऊंचाई तक, इस संख्या तक तब तक कामयाब नहीं होती अगर इस जीत में हमारे मुस्लिम भाइयों के वोट नहीं मिले होते। इसका साफ अर्थ है कि मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम माताओं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस स्थिति में भी वोट दिया है जब उनके सामने एक चॉइस के रूप में मुस्लिम उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के खड़े थे। उस स्थिति में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का, उनकी सरकार का ये दायित्व जरूर है। जैसे कि वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जो ये कह रहे हैं वही उनको करना चाहिए। सब समाज को एक साथ लेकर के, कोई तरह का भेदभाव न करके, सबको सही दिशा और सबकी सही दशा हो, सबके सही हालात हो, ये माहौल बनना चाहिए। और विश्वास है कि मोदी जी जनता के इस
एहसान की कीमत उनके सपनों को पूरा करके चुकाएंगे। और ये हमें आशा रखनी चाहिए, क्योंकि माहौल अब ऐसा बन गया है। अब सियासत झूठे वादों से, पाखंड से, या प्रलोभन से, या जाति धर्म के नापतोल से अब सियासत नहीं चलेगी। और मोदी जी ने नोटबंदी के साथ जो ये मिथक तोड़ा है, जो एक ये धरना तोड़ा है कि सियासत वालों ने वोट बैंक पर कब्जा करके और उनका मिसयूज करके जिस तरह से सत्ता का सुख भोगा है, अब उनको ये बता दिया है कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो जनता के लिए काम करना होगा, और जो जनता के लिए काम करेगा वही जनता पर राज करेगा। तो राष्ट्रीय राजनीति पर ये बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त बड़े नेता, समस्त कैडर इस जीत को उत्साह में तो लीजिएगा, लेकिन जीत का अहम मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा। और ये जीत जितनी बड़ी है उतनी ही आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उतनी ही आपकी विनम्रता और बढ़ जानी चाहिए, उतना ही आपका धैर्य और अधिक मजबूत होना चाहिए। इस जीत का मतलब जनता के लिए काम करना है। इस जीत का मतलब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। इस जीत का मतलब सर्वधर्म सद्भाव, सबके साथ समान भाव, समान विचार और सबको समान अधिकार। और जो कमजोर है वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, ये ऊंच नीच की बात भी नहीं है। ये नहीं होता कि कमजोर सिर्फ दलित या छोटी जातियों में होते हैं, कमजोर उच्च वर्ग में भी होते हैं। सरकार का यह दायित्व बनता है कि जिस समाज से भी कोई कमजोर हो आर्थिक स्थिति से, उसे वो एक ऐसा आधार प्रस्तुत करे कि वो आगे बढ़ने की रास्ते खुद बना सके। सरकार कुछ वैसे संसाधन दे, बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही है, लेकिन उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि यूपी में जो मेरा एक वीडियो था कि वो विन यूपी, उसमें बीजेपी की बात थी, लेकिन उसमें मैंने बार बार एक बात कही थी। मैंने कहा था इस चुनाव में नारी का प्रभाव बहुत रहेगा, नारी शक्ति का प्रभाव बहुत रहेगा। और इस चुनाव की ये विशेषता रही है, अब जो आंकड़े आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि महिला वर्ग ने सबसे अधिक मतदान किया है। तो एक फैक्टर, ये बहुत बड़ा फैक्टर मिला है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हालांकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के चेहरे अब तक प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उसमें कोई महिला चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने अभी तक नहीं दिखा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दो बातें लग रही है। हो सकता है उत्तर प्रदेश की कमान किसी महिला के हाथ आए, और अगर महिला के हाथ कमान न आए तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में बड़ी तादाद में महिलाओं की संख्या रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। वक्त बताएगा, हम देखेंगे कि जब मंत्री परिषद का गठन होता है, इसकी कमान कौन लेता है। मेरा एक वीडियो था, मैंने उसमें ये कहा भी था कि स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में आ रही है। मुझे नहीं मालूम
कि तकनीकी रूप से वो आ सकती है या नहीं, लेकिन अगर तकनीकी रूप से कोई ऐसी बात न हो तो कोई बड़ी बात नहीं, स्मृति ईरानी का चेहरा भी आ सकता है। खबर यहां तक भी है कि राजनाथ सिंह भी यूपी में जा सकते हैं, और कयास इस बात के हैं, बहुत आश्चर्यजनक कयास, कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में आ सकते हैं। ये अभी तक कोई किसी ने घोषणा नहीं की है, मैं कुछ संभावनाएं टटोल रहा हूं, और वो संभावना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि नीतीश कुमार शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। अगर राजनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालते हैं, हो सकता है अचानक समीकरण ऐसे बदल सकते हैं, नीतीश कुमार भारत सरकार के गृह मंत्री बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ संभावना, कुछ कयास है, वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। देखते रहिएगा कि होता क्या है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, और ये सुखद अध्याय है। मैं जीत हार के रूप में नहीं कह रहा, मैं सुखद इसलिए नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, मैं सुखद इसलिए कह रहा हूं कि जाति धर्म संप्रदाय के नाम का वो जो समाजवाद चल रहा था, समाजवाद की बड़ी विकृत परिभाषा थी कि अपने समाज का, अपने धर्म का, अपनी जाति का, अपनी भाषा का उम्मीदवार चुनिए। ये जो एक विकृति चल रही थी सियासत में, ये धारणा अब टूटी है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। अब कोई इस विकृति की वजह से कोई थोपा गया उम्मीदवार विधायक या सांसद नहीं बन सकेगा। इस विकृति की वजह से कोई अपराधी जिसको कोई पार्टी ने थोप दिया हो, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, और मैं इसलिए इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र जितना मजबूत होगा उतना अधिक हमारा देश मजबूत होगा, और जितना देश मजबूत होगा उतने ही हम सब मजबूत होंगे। लोकतंत्र समृद्ध हो, लोकतंत्र स्वस्थ हो, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए, हम सबके अच्छे माहौल के लिए, अच्छे परिवेश के लिए, हम सबकी स्वस्थता के लिए। हमारा माहौल स्वस्थ शुद्ध तभी हो सकता है जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं वो स्वस्थ हो और नियम के साथ सरकारें काम करें। समय फिर 23 मिनट हो गया है। मैं चाहता हूं कि कम शब्दों में अपनी बात कहूं, लेकिन पता नहीं आपके सामने आने के बाद में जुम्हा पर विराम नहीं लगता। लेकिन जैसे ही पता चलता है, घड़ी की तरफ जब नजर जाती है, तब पता चलता है कि बहुत कुछ बात हो गई है। कल मैं बात करूंगा होली पर। मैंने कहा था होली पर कुछ हास्य नहीं, कुछ होली पर जज्बाती कविताएं वो आप तक पहुंचानी है, वो पहुंचाऊंगा। और आप सब इतने लंबे वीडियो को भी मुझे देखते हो और मैसेज करते हो, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वस्थ रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। हमारी सबसे बड़ी पार्टी यह है कि हम भारतीय हैं, और उससे भी बड़ी पार्टी ये है कि हम इंसान हैं। इसलिए इंसानियत के साथ हमें जीना है, और जो अच्छाई है, जिधर भी अच्छाई दिखे उसको ग्रहण करना है, जिधर बुराई दिखे उसका विरोध भी करना है। क्योंकि अगर हम बुराइयों की अनदेखी करते हैं तो उसके विस्तार में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक होती है। इसलिए बात पार्टी की नहीं है, होली का माहौल है, जश्न का माहौल है। एक दूसरे की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो होली पर, ईद पर, दिवाली पर, बैसाखी पर
इन पर्वों पर ये विपक्ष पक्ष का भेद मिट जाना चाहिए। प्यार का गुलाल हर गाल पर लगना चाहिए, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो। इतनी पार्टियां हैं, मैं कहता हूं हर पार्टी के गाल पर गुलाल प्यार का लगना चाहिए, ताकि वो प्यार की महत्ता को समझ सके। और जब प्यार समझ में आ जाएगा, तब व्यवहार समझ में आ जाएगा, और जब व्यवहार समझ में आ जाएगा तो सियासत का सही अंदाज समझ में आ जाएगा, और सियासत जब सही अंदाज में होने लग जाएगी, तब संसद, जिसे हम कहते हैं कि हमारे लिए लोकतंत्र का मंदिर है, पाकीज़ा है, तब संसद वास्तव में लोकतंत्र का मंदिर होगी। और इसलिए हमें मोहब्बत की गुलाल हर गाल पर लगानी है, हमें नफरतों को मिटाना है, हमें एकता की आवाज देनी है। जीत हार अपनी जगह है, सौहार्द हर हाल में रहना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार, आभार, शुभ